नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक अलग नज़रिए से देखा, उसमें बहुत कुछ ऐसा दिया जो उम्मीद नहीं होती थी पहले। जैसे कि साहेब बीबी और गैंगस्टर हम ले लें तो एक ऐसे दौर में ये फिल्म आई जब बिल्कुल लीक से हट कर थी। और फिर फिल्मों के नाम भी अब अगर आप देख लीजिए तो बुलेट राजा, रिवॉल्वर रानी, इस तरह की फिल्में जो है, मतलब ये नाम जो है यूनिक कैसे होता है। तो राहुल मित्रा आज हमारे साथ हैं और राहुल जो है वो एक फिल्म निर्माता हैं और ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट हैं। राहुल, आपका स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। जैसा मैंने दर्शकों को बताया, ये नाम में क्या है? बुलेट राजा, रिवॉल्वर रानी, हाँ, ये सब नाम कहाँ से आते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम ही का तो चक्कर है। अब मेरा नाम राहुल है, राहुल को उल्टा करो तो लोहार होता है ना? और लोहार होता है, इसीलिए मैंने ब्रांड स्मिथ शुरू करी कंपनी। तो भाई कंपनी का नाम ब्रांड स्मिथ रखा, ब्लैक स्मिथ नहीं तो ब्रांड स्मिथ। सो नाम, मुझे लगता है नाम की अगर नाम ही सम अप कर दे कि आप क्या करना चाह रहे हो तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। इफ द जर्म ऑफ मार्केटिंग इज इन द नेम, जैसे साहिब बीवी और गैंगस्टर, हाँ, यू नो, इट्स एन ओड टू साहिब बीवी और गुलाम। भी आप क्या बना रहे हो? मैं जी एक राजा है, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी बीवी है और ड्राइवर के साथ भाग गई। अगर मैं ये एक्सप्लेन करने जाता लोगों को तो शायद मुझे पत्थर पड़ते। लेकिन जैसे ही मैंने साहिब बीवी और गैंगस्टर अनाउंस किया तो एक तरह से वो वर्ल्ड जो है, वो वर्ल्ड लोगों को समझ में आ जाता है एंड इट इज़ वेरी क्लियर। तो वो क्लैरिटी के लिए मुझे लगता है वो जर्म ऑफ मार्केटिंग नाम में अगर हो तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। साहेब बीबी और गैंगस्टर की बात आपने छेड़ी है, तो ये सिनेमा ऐसे दौर में आई जब इस तरह की मूवीज़, एक गैंगस्टर जैसा शब्द, एक अलग यूनिक सा उसको डिज़ाइन आपने किया। लीक से हटकर जब हम कुछ करते हैं तो क्या कभी चैलेंज महसूस होता है कि ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी? श्वेता, क्या है ना कि वो फिल्म क्यों बनी, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मुझे लगता है। इसलिए कि देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्या जर्नी रही उस फिल्म की। देखिए, मैं तो ब्रांड स्मिथ चला रहा था अपने मीडिया छोड़ के, और टाइम्स ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़ने के बाद, जैसे मैंने अभी कहा कि ब्रांड स्मिथ शुरू करी, जो एक ब्रांडिंग कंपनी थी। लेकिन चूंकि मैं चंडीगढ़ स्मॉल टाउन, और बचपन में पिताजी लेके जाया करते थे मुझे और मेरे दो बड़े भाइयों को फिल्म दिखाने, और हम लार्जली एंटरटेनमेंट फिल्में होती थी। तो शुरू में तो पॉपकॉर्न और समोसा ये एक बहुत जिसको कहते हैं कि रिवॉर्ड वही होता था जाने का। लेकिन बाद में मुझे जब वो वर्ल्ड अब खींचने लगा, माँ, अमर अकबर एंथनी, और अगर आप वो दौर देखें, आई थिंक 70s वॉज मेरी 70 की पैदाइश है, तो 75, 76, 77 आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट सिनेमा, इंडियन सिनेमा का पीक था वो। तो जब मैं वो कैरेक्टर्स देखता था, और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है मेरे लिए एक मोटिवेशन थी, जो मैं बाद में जाके फिल्म मेकर बना। लेकिन जो छोटे शहरों की कहानी लोग नहीं बोल रहे थे। लार्जली फिल्म बन रही थी NRI सेगमेंट के लिए। शाहरुख खान सुपरस्टार थे तब, और सॉन्ग, डांस, NRI, उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा परहेज नहीं था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक भी नहीं रख रहा था। नहीं, और वैरायटी नहीं थी ऑडियंस के पास। वैरायटी नहीं, तो मुझे लगा कि चलो चंडीगढ़ की नहीं, लेकिन किसी स्मॉल टाउन की कहानी तो बोलें। और छोटे शहर की कहानी में नमक है, छोटे शहर की कहानी में रस है। भाई देखिए, तभी तो आज कोई भी आप OTT पे देखेंगे तो वो जो आप नमक की बात कर रहे हैं वो दिखाई देता है। एब्सोल्युटली। तो मुझे उसी वजह से साहिब बीबी और गैंगस्टर मैंने सेट की फिल्म, क्योंकि मैं एक छोटे शहर की एक कहानी, जिसको आप आज डिसरप्टिव कंटेंट बोलते हैं, तो आई थिंक दैट वाज डिसरप्टिव कंटेंट। और मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि आई वाज पार्ट ऑफ द मूवमेंट दैट ट्राई टू चेंज द नैरेटिव ऑफ इंडियन सिनेमा। और मुझे लगता है साहिब बीबी, गैंगस्टर, और उसके बाद आसपास जो तमाम फिल्में उसके बाद आई, तो होती है ना जब हम, तो चैलेंजेस तो हैं ही। लेकिन जैसे मुझे सबसे पहले फैमिली तो नहीं, लेकिन जो फ्रेंड्स और मीडिया के फ्रेंड्स और कुछ लोग जो तब जानते थे फिल्म इंडस्ट्री से, बहुत कम, ये क्या कर रहे हो, ये क्या बना रहे हो, किन के साथ बना रहे हो, कौन एक्टर्स हैं, कहाँ सेट कर रहे हो। तो वो तो शुरुआत में ही मुझे लोगों ने ऐसे कहा कि ये एक और, ये गया अपने
लुटा के और ये अभी वापस आएगा. सो बट आई वाज कन्विंस्ड, और उसी वजह से ये फिल्म मैंने पूरी की पूरी खुद बनाई, इन द सेंस कि मैंने किसी और प्रोड्यूसर को साथ में नहीं जोड़ा. मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ सेविंग्स इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं, लेकिन ये पैशन था और पैशन को मैं फॉलो करना चाहता था, एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट, और पूरी कन्विक्शन के साथ किया. राहुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, सिंस आई नो यू फॉर ऑलमोस्ट 2 decades, और मैंने देखा है आप वो जर्नलिज्म से निकल के जब आप ब्रांडिंग में उतरे, और उसके बाद जब फिल्मों में आना एक रिस्क सा लगता है, नहीं कि मतलब आप बहुत कुछ अपना लगा रहे होते हैं दाव पर. हाँ, सो वो मन में था. देखिए, रिस्क जब तक ना हो मुझे लगता है मज़ा ही नहीं है, जीने का मज़ा ही नहीं है. रिस्क क्या है? रिस्क है कि आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, वही रिस्क है. आप यहाँ तो आप सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा. देखिए, वो आगे जाके क्या होगा तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन आगे जाके एटलीस्ट आप रिग्रेट ना करें कि आप जो करना चाहते थे आप नहीं कर सके. Absolutely. तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से. मैंने जो चॉइसेस करी हैं, अपनी करियर चॉइसेस करी हैं, या जो ज़िंदगी मैंने लीड करी और जो लीड कर रहा हूँ, वो मैं अपने टर्म्स पे लीड करता हूँ, और मैं आई थिंक उसी में मज़ा है. लोग आपको हमेशा कंडीशन करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी कंडीशन करने की कोशिश करती है, लेकिन एंड ऑफ द डे यू हैव टू फॉलो योर हार्ट, एंड आई एम डेफिनेटली वन ऑफ दोज पीपल हु फॉलोज हिज हार्ट. फिर ये टोरबाज ये कैसे हुआ? ये OTT प्लेटफॉर्म, वाज इट डिसीजन मेड बाय यू कि नहीं अब तो हो गया, थिएटर हो गया, अब OTT पे जाना है, और इट हैपेंड बाय चांस? देखिए, टोरबाज विद माय क्लोज फ्रेंड संजय दत्त, जब हम लोग इसको शूट कर रहे थे किर्गिस्तान में, इनफैक्ट ये पहली फिल्म, हिंदी फिल्म है जो किर्गिस्तान में शूट हुई है. मुझे उसी समय लग रहा था कि ये जो हम सिनेमा, जिस तरह का सिनेमा हम बनाने जा रहे हैं, ये ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद दिस मे हैव रेजोनेंस टू द वर्ल्ड ऑडियंस. ये एक थोड़ा सा डिफरेंट यूरोपियन टाइप सिनेमा है, इसकी एक अपनी पेस है, एक अपनी टोनैलिटी है. तो मेरे जहन में स्लोली ये आने लगा कि मैंने तब तक काफ़ी फिल्में मैं रिलीज़ कर चुका था सिनेमा हॉल में. तो मुझे लगा कि ये एक फिल्म है जो जिसके लिए वर्ल्ड ऑडियंस एक्सप्लोर करनी चाहिए. और उस वजह से मैं फिल्म बनाने के बाद मैंने नेटफ्लिक्स को ये फिल्म दिखाई और उनको बहुत पसंद आई. तो आई वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट गाइज टू गो ऑन टू द OTT बैंडवैगन. और वही हुआ जिस वजह से मैं OTT का मैंने रुख किया था, वो मैंने अचीव किया. मेरी फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी गई, और कुछ ऐसी कंट्रीज में देखी गई जहां शायद मेरी एक रेगुलर रिलीज नहीं पहुंच सकती थी. तो अच्छा रहा वो डिसीजन. But the way cinema, Indian cinema, if I say, has changed from theatre to OTT, from a very family kind of scenario to बहुत सारी families अब averse हैं कि नहीं, मतलब a lot is being presented, हाँ, beyond limits. क्या है वो लिमिट, क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, जब जैसे ही आप OTT की बात करते हैं तो सेंसरशिप तो है नहीं OTT में. तो आई थिंक एवरीबडी जिसको जो देखना है वो देखे. बट मुझे लगता है कि सेंसरशिप एक बहुत ही सब्जेक्टिव इशू है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें एज बतौर फिल्म मेकर्स, मुझे लगता है हमें खुद को सेल्फ सेंसरशिप सबसे पहले तो लगानी चाहिए. ये हमारा दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ आप जब फिल्म बनाते हैं तो एक वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ता है, और उस वर्ल्ड में ऑडियंस को लेके आना है, जो कि एक इजी टास्क नहीं है. ऑडियंस तभी आपके साथ इत्तेफाक रखेगी, आपके सिनेमा के साथ आपने जो ऑडियो विजुअल डिलाइट उनके लिए बनाई है, अगर वो डिलाइटफुल होगा, नहीं तो उसको वो कहेंगे हटा, दिल चक इट. जब हम छोटे थे, जब मैं चंडीगढ़ में बड़ा हो रहा था, मैंने आई रिमेंबर माता जी या पिताजी देते थे, जाके दूध ले आना, तेल ले आना, साबुन ले आना. तो जो छोटी दुकान थी उसको जाके बोलते थोड़ी ना था कि ये ब्रांड चाहिए या वो ब्रांड चाहिए. वो जो भैया या आंटी या अंकल थे, एक साबुन देना,
है ना। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद मॉल्स आए। मॉल ने क्या किया, आपके हाथ में एक टोकरी थमा दी और उस टोकरी को आप आगे लेके जा रहे हैं और ये आपने एक पर्टिकुलर ब्रांड तेल का उठा के रखा, आपने सडनली देखा पैकेज ये वो पैकिंग ठीक नहीं है, नहीं अच्छा लगा, आपने वापस रख दिया। तो ये क्या हुआ, द पावर ट्रांसफर्ड टू द बायर इट रादर देन द सेलर। सेम ओटीटी ने किया है मेरे हिसाब से। ओटीटी ने क्या किया, वो टोकरी थमा दी है ऑडियंस को, आप ये देखें, आपको नहीं पसंद आ रहा आप छोड़ दें 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, बिकॉज सिनेमा का एक्सपीरियंस तो है नहीं। एक दूसरा, आपके पास वर्ल्ड कंटेंट अवेलेबल है, सो यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। तो ऑडियंस तो और भी पहले से होशियार है, अब तो और भी होशियार, अब तो ऑडियंस अच्छे और बुरे कंटेंट को सूंघ लेती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। right. तो इसलिए मुझे लगता है, आप देखिए जो भी दिखा रहे हैं वो इंडिविजुअल का। मैं अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो मैंने आज तक अपनी सभी फिल्मों में कोशिश की है कि मैं न्यूडिटी, अननेसेसरी कस वर्ड्स यूज़ ना करूं। मेरी फिल्म में रिवॉल्वर रानी, बुलेट राजा, और आप देखें आपको if it is required, then so it मैं is a वही कह रहा हूं different कि अगर आप वो वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग, क्योंकि रियलिटी, रील और रियल में कुछ तो अंतर रखेंगे है। आप। तो ये फिल्म मेकर के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए आप गालियां भर दें और या न्यूडिटी भर दें, मैं उसके खिलाफ हूं कंप्लीटली। लेकिन जहां तक सेंसरशिप की बात है, आई थिंक वो गवर्नमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएटर्स साथ में इंगेज करके एक पॉइंट पे आए जो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, और इसके ऊपर काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी इंगेजमेंट हो रही है। मैं भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे मेरी भी इंटरेक्शन हुई, और अभी मैं वेव्स 2025 के इनॉग्रेशन में भी था, आई वाज देयर एट दिस सेरेमनी। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ एंगेज करते रहते हैं, और ऑडियंस को वही पसंद आएगा जो उनको इंगेज करेगा, जो उनको एंटरटेन करेगा। देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ फिल्म्स, a good film and a bad film, that's it. So what are your expectations from a good film? जब आप सोचते हैं कि एक फिल्म पे पैसा लगाना है, एक फिल्म बनानी है, तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है उससे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए क्या है कि कहानी से ज़्यादा मेरे लिए वो जो कैरेक्टर का ग्राफ है, दैट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कहानी तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरेटिव इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो उनकी मोटिवेशन क्या है, वो क्या कर रहे हैं, मेरे लिए हमेशा कैरेक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। कोई गिरता है, फिर आम जिंदगी में यही तो होता है हम सबके साथ। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही दिशा में आप चल रहे हैं, या सब कुछ अच्छा है या सब कुछ बुरा है। तो सिमिलरली कैरेक्टर का जो ग्राफ है, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो कितनी वेल फ्लैश्ड आउट है, वो लिखावट में सबसे पहले तो इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे और चूंकि मैं खुद फॉर्मर जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, पत्रकार, तो मैं वैसे भी राइटर्स के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है इंगेज करके बात करके। जो भी राइटर्स रूम होता है, मैं बहुत समय देता हूँ अपने राइटर्स को और इंगेज करता हूँ उनके साथ। देखिए, इंटरफेरेंस और इंगेजमेंट में बहुत थिन लाइन होती है। दे ऑल्सो फील वेरी कंफर्टेबल। टचवुड, आज तक मेरी कभी कोई क्रिएटिव प्रॉब्लम नहीं हुई। इट्स ऑलवेज इंगेजमेंट रादर देन इंटरफेरेंस। तो लिखावट के ऊपर जोर, और वो कितना कंटेंट कितना रूटेड है। बाय रूटेड आई डोंट मीन सेटिंग इट इन अ रूरल सेटिंग। एक रूरल सेटिंग की बात नहीं कर रहा मैं कि गांव में आप सेट कर दो और उसको रूटेड। रूटेड इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी, कि वो वर्ल्ड जो मैं अपनी फिल्मों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कितनी खूबसूरती से आप उसको, कितनी खूबसूरती और कितनी ऑनेस्टी और कितनी रियलिटी, वो वर्ल्ड रियल होना चाहिए। देखिए, फिल्म मेकिंग इज ऑल चीटिंग, लेकिन हाउ रियलिस्टिक दैट चीटिंग, people should be able to relate to it. People should be able to relate to it. तो ये कुछ चीजें मेरे लिए, रूटेड कंटेंट होना चाहिए, ग्रिपिंग होना चाहिए, जो भी आप करने की कोशिश करें, एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, इसकी कोशिश करता हूं। और अच्छा कंटेंट एंड देन मैरिंग इट विद बॉक्स ऑफिस सक्सेस, ये दो अलग चीजें हैं। सो व्हाट यूनिक आइडिया वाज चमकीला? मतलब मुझे तो लगता है ये सोच पाना, इस डिसीजन तक आ पाना भी। देखिए, चमकीला तो खैर हैट्स ऑफ टू इम्तियाज़ अली। क्या
उन्होंने एक बेहतरीन सब्जेक्ट के ऊपर उसको कैसे बनाया। मुझे तो खैर इम्तियाज़ का फ़ोन आया कि सर मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप उसमें रोल कर रहे हैं, और उस तरह से मैं चमकीला के साथ जुड़ा और मैं आई प्लेड एन इम्पॉर्टेंट कैमियो देयर, बट येस इट रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। So then how did acting happen to you? मतलब ये सोचा समझा डिसीजन था कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, या भाई सेट पे किसी ने आपको ऑफर किया? साहिबी भी गैंगस्टर पार्ट 1 में कोई और मिल नहीं रहा था तो मैं चीफ मिनिस्टर बन गया था। लेकिन पार्ट 2 में मेरा एक सीन था, अगर आप याद करें, माही मेरे ऑफिस में आती है, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ और मैं चाय बनाता हूँ और माही को बोलता हूँ कि यहाँ काम मिले ना मिले चाय ज़रूर अच्छी मिलेगी। तो वो सीन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद पार्ट 3 में मैं राजा बना। तो इस तरह से तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन नीरज पाठक जो फिल्म मेकर हैं वो बना रहे थे एक सीरीज़ फॉर जियो, और जियो सिनेमा की इनॉग्रेशन उस सीरीज से हुई थी। उसका नाम था इंस्पेक्टर अविनाश, रणदीप हुड्डा के साथ। देखा मैंने। तो उसमें नीरज पाठक का मेरे पास फ़ोन आया कि भी हम एक सीरीज़ बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसमें विधायक का रोल आप करें। तो वो 1-2 सीन थे, वो मैंने करे, वो सीन वायरल हो गए रणदीप के साथ, जगजीवन यादव। उसके बाद मेरे पास इम्तियाज़ का फ़ोन आया। इम्तियाज़ को मालूम था कि मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ, उग्रवाद से को मैं बहुत नज़दीकी से देख चुका हूँ, और पिताजी IAS ऑफिसर थे, वी वर ऑल ऑन द हिट लिस्ट। तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था 80s का। तो चमकीला के समय मैं आई वाज अ टीनेजर दैट टाइम। ओके। तो इम्तियाज़ को इस चीज़ का नॉलेज थी कि मैं उस समय वहाँ पे था, एंड दैट इज़ व्हाट ट्रिगर्ड दिस थॉट इन हिज माइंड कि मैं राहुल मित्रा को कास्ट करता हूँ एज दैट कॉप। तो ही कॉल्ड मी, सर एक ही सीन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि उस सीन में दिलजीत को प्रॉपर बुला के एक इंटेरोगेशन टाइप सीन है और उसको वॉर्न किया जाता है, और मैं चाहता हूँ कि वो कॉप का भी दर्द, वो जिस तरह से वो बोलेगा वो सब होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? ऐसे इम्तियाज़, आई लव यू एज ए फिल्म मेकर, ज़रूर करूँगा। कितना समय है? ही सिंग आप दाढ़ी बढ़ा लीजिए। मैं, समय कितना है? तो ही सेड 1 महीना। मैंने कहा 1 महीने में मेरी दाढ़ी उग जाएगी। और 4-5-8 दिन के बाद मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। आई वाज स्पीकिंग एट अ लिट फेस्ट इन कश्मीर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने दाढ़ी शुरू करी, बढ़ा रही, और मैंने इम्तियाज़ को रिक्वेस्ट करी कि मुझे प्लीज़ पग डालने दो, बिकॉज आई लेट मी प्ले अ प्रॉपर सीख कॉप, एंड आई थिंक दैट अगेन दैट रोल वाज appreciated quite a lot। yeah. और वो मैं तो सगों रिलीज के समय, और मतलब देखिए एक फिल्म में क्या इतने बड़े बड़े एक्टर्स, दिलजीत के होते हुए या परिणीति के होते हुए, और एक छोटा कैरेक्टर जिसको मतलब थोड़ी देर के लिए आता है फॉर अ फ्यू मिनट्स, और वो छाप छोड़ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो आपने किया है, तो मुझे लगता है लोग अप्रोच करते होंगे आपको और रोल्स के लिए। जी हाँ, मैं 2 फिल्में इस साल ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू दैट बोथ डायरेक्टर्स आर नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स। मैं अभी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आएगी, बिकॉज आई एम देयर एज एन एक्टर। बट बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स है। वो भी मुझे ऐसे अप्रोच किया गया कि हमने वो सीन लिखा है और हमें लगता है कि उसको आप निभाएं। और अभी मैंने हाल फिलहाल में एक ऐड करी है, अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया, वो ऐड IPL में, और वो खूब जयेश भाई आप सेंटर में है। तो वो ऐड काफ़ी, उसके बाद मुझे एड्स के काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं। तो देखिए इंटरेस्टिंग है और ऑर्गेनिक तरीके से, यू नो, बिकॉज एक सक्सेस मंत्रा क्या है राहुल मित्रा आपका? क्योंकि आप जहां जाते हैं भाई सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो कोई सक्सेस मंत्रा तो होता होगा। देखिए, आई थिंक more than being successful, I believe in that a person should be of more value. तो मैं उसको मानता हूँ। सक्सेस वगैरह मेरे लिए एक ऐसे, मतलब मैं कभी मैसेज भी भेजता हूँ ना, अब मैं जैसे आपको आपके जन्मदिन पे मैसेज भेजूंगा, और ज़रूर भेजूंगा, तो उसमें मैं यही लिखूंगा दैट विशिंग यू लोड्स ऑफ जॉय एंड कंटेंटमेंट। मैं उसमें ये नहीं लिखूंगा विशिंग यू हैप्पीनेस एंड विशिंग यू, नहीं, हेल्थ यस, ठीक है, वेल्थ नहीं लिखूंगा, क्योंकि वेल्थ क्या होती है, और मैं हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस क्या है, तो इंटरनल प्रोसेस है, और सक्सेस इज सब्जेक्टिव। तो मेरे लिए कंटेनमेंट, करेज, इस टाइप के वर्च्यू से मैं ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। करेज होना जरूरी है। so very well relate to you. Yes, so you know, करेज होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। जब तक आपके पास कंपैशन नहीं है, दूसरे पर्सन के आप दर्द या खुशी आप नहीं आपको समझ में आ रही, तो आप रिलेट कैसे कर पाएंगे? और
विजडम के तरफ एटलीस्ट थोड़ा सा आप ये सोचें कि थोड़ा सा मैं वाइज बनता जाऊं या बनने की कोशिश करूं, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सक्सेस आपने जो कहा, जी हाँ, गॉड इज़ बिन काइंड, मैंने जो करने की कोशिश की मैं उसमें मैं वो कर रहा हूँ। और वही होता है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं और करना चाहें और आपको वो करने को मिल रहा है और वो एक आपका काम भी बन जाता है या एक वोकेशन भी बन जाता है, तो आई थिंक यू वेरी लकी कि आप वो करना भी चाह रहे हैं, आप उसमें लोग आपको अच्छा भी कह रहे हैं और वो चल भी पड़ा है और वो आपका पैशन है। तो आई थिंक दैट वे आई फील माई सेल्फ इट्स अ कॉम्बिनेशन। एंड मैंने हमेशा बहुत ही करेज के साथ डिसीजंस लिए हैं और आज भी लेता हूँ। और वर्ल्ड इज वन बाय पीपल हु लेट इट गो। आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये कि जी मेरे पास सब कुछ हो, कभी छोड़ना भी चाहिए। तो उसी तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं और मुझे बहुत खुशी और फख्र है इस बात का कि मैंने छोड़ी और आज भी छोड़ सकता हूँ और छोड़ता रहता हूँ। और खुकरी में क्या है? बेस्ट सेलर किताब है ऑपरेशन खुकरी, 2000 में हुई थी। बहुत बेहतरीन, बहुत ही करेजियस ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का। और मेजर जनरल राजपाल पुनिया, उन्होंने एक किताब लिखी है जो पेंगुइन ने पब्लिश करी है। इट्स अ बेस्ट सेलर। और रणदीप ने पढ़ी, मैंने पढ़ी। एंड रणदीप हुड्डा सेज कि भाई ये तो बनानी चाहिए बस। उसके बाद फिर हम लोग जुट गए राइट्स में। काफ़ी समय लगा बिकॉज निटिग्रिटीज़, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट भी था इसमें, तो ऑफिशियली राइट्स सिक्योर करते हुए काफ़ी समय लगा। अब भी लिखावट के ऊपर पूरा जोर है और इमीडिएटली आने वाले समय में यू विल गेट सम गुड अनाउंसमेंट्स। अभी रिसेंटली हमने अनाउंस करी है वैरायटी ब्रोक द स्टोरी। तो ये सही टाइम पे भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सही टाइम पे अनाउंस भी हुआ है। इनफैक्ट आज ही किसी न्यूज़पेपर हैज़ फाइल्ड अ लीड स्टोरी जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल मित्रा और रणदीप हुड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे इसको लॉन्च किया। तो मुझे लगता है वो कोई बहुत प्लान्ड स्ट्रैटेजी नहीं थी क्योंकि हमारे राइट्स अभी सिक्योर हुए, हमने अभी सब कुछ किया। लेकिन हाँ, एक ये तो ज़रूर है कि ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद पूरी कंट्री, पूरा हिंदुस्तान जो है, भारत, वो यूनाइट हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन कि इंडियन आर्मी ने एक बहुत अच्छा ऑपरेशन कैरी किया है। ये एंड द रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी हैज़ गॉन। आप बच्चों के साथ बात कीजिए, आप हाउसवाइफ्स के साथ बात कीजिए, आप स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, कॉर्पोरेट से, वो लार्जली एक आई थिंक एक पॉजिटिविटी से और एक फैक्टर से लोग बात करते हैं। तो उस समय पे एक इंडियन आर्मी का एक और ऑपरेशन आना, तो वो डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ गुड टाइमिंग। बट लाइक आई सेड दैट आई ऑलवेज लुक फॉर कंपेलिंग स्टोरीज एंड स्टोरीज जो इंगेज करें। और ये एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है और हम कोशिश ज़रूर करेंगे, रणदीप हुड्डा और मैं, हम दोनों मिलके कि हम इसको जस्टिफाई कर सकें और एक अच्छी फिल्म बनाएं। The podcast would be incomplete if we don't touch upon Sanjay Dutt, your special bonding with him. संजय दत्त के बारे में मैं एक दोस्त से जानना चाहूँगी, किस तरह की शख्सियत हैं वो, किस तरह का मिजाज है उनका। काफ़ी शुरुआती दौर कंट्रोवर्सीज़ में गुजरा, लेकिन फिल्मों की सफलता और काफ़ी बदलाव देखा हमने। क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो अब जब संजू जेल से छूट के आए उसके कुछ समय के बाद मेरी मुलाकात हुई और मुझे तो कुछ एक्टर फ्रेंड्स ने वार्न किया कि आप ध्यान रखना, आप फिल्म बनाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, और तमाम स्टोरीज तंग करते हैं, प्रैंकस्टर हैं, ये है वो है। लेकिन जब संजू के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद हमारी बॉन्डिंग शुरू हुई तो हम दोनों को ही बहुत जल्दी ये समझ में आ गया था दैट वी आर ब्रदर्स। और संजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनसे छोटा हूँ और मुझे पाजी बोलते हैं। पाजी पंजाबी में मतलब एक्चुअली ओल्डर ब्रदर होता है, बड़ा भाई है। बड़ा भाई। आज सुबह ही मेरी बात हुई, वो अभी दुबई के लिए निकल रहे हैं, तो हम लोग कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं। उनका हर जन्मदिन, मुझे लगता है पिछले इतने सालों से हर जन्मदिन वो अपना मेरे साथ और चंद एक लोग, कई बार तो सिर्फ मैं साथ में होता हूँ। तो एक क्लोज बॉन्ड है। हमने साथ में 2 फिल्में बनाई हैं, टोरबाज आईबीबी गैंगस्टर 3, और हमने तमाम इंडोर्समेंट्स की, जैसे मैंने अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल स्टेट कैंपेन करी संजू के साथ। तो काम के अलावा हम लोग खाने को लेके और ट्रैवलिंग को लेके और
फिल्मों को लेके, तो हम लोग फैमिलीज़, तो एक हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और क्या है, संजू ने इतना कुछ देखा है जैसे जो हम सबको मालूम है। उस इंसान में जो एक ही इज़ वेरी स्पिरिटेड, और उनको हमेशा पॉजिटिव हैं, और डरते किसी से हैं नहीं, जो मुझे लगता है कि एक हमारे बीच में एक कॉमनैलिटी है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है। अक्सर कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में देयर नो रियल रिलेशनशिप्स, कि फिल्म ख़त्म हुई तो आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाती। हाँ। लेकिन आप देखिए, जीता जाते सबूत हम दोनों आपके साथ हैं, और मेरे बाकी दोस्त भी हैं, लेकिन संजू के साथ एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। और वो ही इज़ नो प्रिटेंस, जैसे आप हैं वो वैसे ही हैं। होता यही है ना कि लोग मिलके, अब अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि जी अब तब मिले थे, वो किया था, दैट्स फाइन, बट आप हमेशा वैसे रिलेट नहीं कर सकते। आज की बात करो, आज आप कैसे बॉन्ड कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरी भी शुरुआत से ही संजू के साथ जो बॉन्ड हुआ, वो मुझे याद है, मैंने सबसे पहले उनको कहा कि दत्त साहब, सुनील दत्त जी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया करते थे जब ये जेल में थे, और मैं वहाँ पे एकदम नई जॉब लगी थी, और मैं आई वॉज अ सब एडिटर दैट टाइम, और हमारे एडमायरिंग, और वो हम यंग जर्नलिस्ट को बुलाया करते थे, कहते देखो मेरा मुंडा जेल में है। सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आगे जाके मैं संजू मेरे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे एक दिन, लेकिन ये बात मैंने उनके साथ शेयर की, और मैंने बताया कि दत्त साहब को हम अक्सर याद करते हैं, और आई एम फॉर्चुनेट दैट आई मेट somebody from his family and I met his son. तो ऐसे करके हमारी बात हुई, और apart from having a very successful work wise stint, हम लोग काफ़ी साथ में रहे हैं। जब उनका कैंसर का दौर हुआ, अगर आपको याद होगा, इनफैक्ट सबसे पहले मैंने ही मीडिया को कहा था कि स्टॉप स्पेकुलेटिंग कि ये 4th स्टेज है कि 5th स्टेज है कि कौन सी स्टेज है, अब अभी इलाज चल रहा है या टेस्ट हो रहे हैं, तो आप भी ज़रा छोड़ दीजिए। तो मैं थोड़ा भड़का था उस समय। तो मुझे लगता है दोस्ती वही होती जो आप एक रियल दोस्ती तो यही है। अभी मैं हाल फिलहाल में किसी डायरेक्टर की इंटरव्यू देख रहा था किसी पॉडकास्ट में, कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या है ना कि आपका दिल करता है बात करने का, लेकिन यहाँ पे कोई आपके लिए है नहीं। तो मुझे लगा आपके लिए नहीं तो आप किसी के लिए थे क्या। सो आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ हैविंग अ फ्रेंड इज बीइंग वन। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि कोई फ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो खुद उनमें दोस्ती या यार कहलाने लायक चीज खुद उनमें नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। मेरे तो रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हैं। अर्जुन रामपाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रणदीप हुड्डा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पीयूष मिश्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सौरभ शुक्ला मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो इतने सारे तमाम एक्टर्स के साथ काम, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, ये सब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। और हम लोग सिर्फ काम के लिए थोड़ी ना फ़ोन करते हैं। मैं स्विमिंग से निकलता हूँ, मैं जग्गू दादा को मैसेज भेजता हूँ। आज मैंने सुबह मैसेज भेजा, ब्रो, उन्होंने भेजा अपने पूल का शॉट, मैंने भेजा अपने स्विमिंग पूल का। तो कहने का मतलब है कि एक बॉन्डिंग होती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो ही है। सो इट इज़ फैंटास्टिक एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे आइकॉन्स जिन्होंने हम सभी को, पूरे वर्ल्ड को इतने सालों से एंटरटेन किया, वो आज मेरे करीबी मित्र हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। Thank you so much, Rahul, for being in the show. Thank you for having me. I loved being with you. Thank you. तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलती हूँ आपसे फिर एक नई हस्ती के साथ। नमस्कार।